मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल कोचिंग संस्था में आपका स्वागत करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10वीं की इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थव्यवस्था की चैप्टर नंबर फर्स्ट, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ये आगामी बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी कैरियर 2.0 के लिए। ठीक है, साथ ही 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, बिहार बोर्ड हो, और इसमें बिहार बोर्ड एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीईआरटी का कवर किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं पहली चैप्टर से। पहला क्वेश्चन क्या है, हम देखना चाहते हैं, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, पहले हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे इसमें कृषि, मछली पालना, पशु पालना इत्यादि आता है। ठीक है, और कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृषि को ही। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? दो आंसर होगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र। और हम जानते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या है? देखिए, ये जो सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आता है। और देखिए, औद्योगिक को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण इत्यादि, गैस और बिजली इत्यादि आता है। ठीक है, इतना तक मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे समझिए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, उद्योग को द्वितीयक, सेवा को तृतीयक श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और जब मेरा भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले ज़्यादातर कृषि का योगदान था, लेकिन आजकल जो है सेवा का योगदान ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, पहले हम जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, एक अर्थव्यवस्था की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जो है भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और सेकंड हम जानेंगे, ये जो अमेरिका है, इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था है, चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये जो होगा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूंजी, इसमें इस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और जो है ये जो चीन है, क्यूबा है। देखिए, आप लोग छोटी छोटी पॉइंट को नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर फिर से रिकवर करवा देता हूँ, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी। देखिए, पूंजीवाद से मतलब होता है एक निजी व्यक्ति का हाथ में पूरा पूरी जितना रहता है उसका दायित्व रहता है, मतलब मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास रहता है। ठीक है, चाइना में और क्यूबा में, नोट कर लीजिएगा, चाइना में, क्यूबा में समाजवादी सरकार है। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह है, इसका मालिकाना हक जो है सरकार के पास होता है। क्या होता है? सरकार के पास। चलिए हम तीसरी क्वेश्चन चलते हैं। तीसरी प्रश्न पर चलते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते। हाँ, चौथे नंबर पर सवाल पे आते हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है विकसित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकसित कहलाते हैं। चलिए अब पाँचवें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पाँचवा प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये हम सभी को पता है, बिहार को क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर पर आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन भागों में? एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, एक तृतीयक। ठीक है, हम सभी जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, जिसमें मछली पकड़ना, पशुपालन इत्यादि आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का आता है। आजकल भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का अहम योगदान है। ठीक है, जब आज़ादी नहीं हुआ था उस टाइम जो था कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था, लेकिन आजकल क्या है? सेवा क्षेत्र का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, ये 7 नंबर क्या था,
किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, इसका डायरेक्ट हम ऑप्शन पर चलते हैं। हाँ, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, क्या थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने ही कहा था, ठीक है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए हम 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, वो जो है 2400 कैलोरी है। कितनी है? 2400 कैलोरी। तथा एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो है शहरी क्षेत्र के लिए कितना है कैलोरी? ये यहाँ से इसको गायब कर देता हूँ। शहरी क्षेत्र के लिए कितना है? 2100 है, ठीक है। कैलोरी कितनी है? 2100। ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना है? 2400। तो इसका जवाब क्या होगा? 2400। यहाँ शहरी क्षेत्र मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी नोट कर लीजिए, शहरी क्षेत्रों के लिए कितना है? 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति, ठीक है, निर्धारित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर पर चलते हैं। क्या कहता है 9 नंबर? देखते हैं, ठीक है। किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर की तरह होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था? चलिए आगे के प्रश्न पर चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न। ये 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बिहार में पिछड़ेपन दूर करने का तरीका क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये जनसंख्या पर नियंत्रण, ये तो सही होगा, क्योंकि जनसंख्या जितनी ज़्यादा अधिक होगी वो गरीबी पिछड़ेपन का कारण जरूर बनेगी, ठीक है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। ईमानदारी प्रशासन होना अति आवश्यक है। उद्योगों का विकास होना आवश्यक है, क्योंकि उद्योगों का जितना विकास होगा उतना लोग कम बेरोजगार होंगे, और साथ ही बिहार में पिछड़ेपन दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही देखिए, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। एक साथ और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है बिहार में पिछड़ेपन दूर करने के लिए 1-2-4 लाइन और हम मैं अलग से बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे क्या होता है? गरीबी दूर करना, ठीक है। पिछड़ेपन, गरीबी को जितना आप दूर करोगे उतना क्या होगा? पिछड़ेपन दूर होगा। बाढ़ पर नियंत्रण करना, क्योंकि बिहार में जो है ना, वो नेपाल जो पानी खोल देता है तो क्या होता है? पूरा बाढ़ से क्षति होता है, इसलिए पिछड़ेपन का एक कारण वो भी है, ठीक है। कृषि का तेजी से विकास करना, कृषि का तेजी से विकास करना, इससे क्या होगा? बिहार में पिछड़ेपन दूर किया जा सकता है। साथ में शांति व्यवस्था की स्थापना, क्योंकि अशांति से ये क्षति होती है, और साथ में ये अहम भूमिका निभाएगा शांति व्यवस्था की स्थापना। साथ ही स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, ये तो यहाँ बात कर ही चुके हैं, ठीक है। केंद्र से अधिक संसाधन का हस्तांतरण, ठीक है, केंद्र से अधिक, क्योंकि हम लोग ये मांग उठाएं कि बिहार राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, जिससे क्या होगा? एक ये जो पिछड़ेपन है ना, बिहार जो सबसे नीचे पायदान पे आ गए हैं, उसमें क्या होगा? सुधार होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आप साथ ही क्या कीजिएगा? छोटा छोटा पॉइंट नोट करते जाइएगा, ये आपको एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बीपीएससी हो, कोई भी कंपटीशन हो, और साथ में जो बच्चे बिहार बोर्ड की ये 2024 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जितना भी कंपटीशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखते हैं। बिहार के किस भाग में बाढ़ ज़्यादा आती है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा उत्तरी भाग, क्योंकि बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। इसका प्रमाण 2000 कितना ईस्वी में? 2008 ईस्वी और 2009 ईस्वी में देखने को मिला था, जिससे क्या हुआ? काफ़ी क्षति हुई बिहार में, ठीक है। 2008 में तो काफ़ी जानमाल की क्षति हुई थी, तथा 2009 में भी दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में आप लोग बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? जो बाढ़ ज़्यादा आती है कौन सी भाग में? उत्तरी भाग में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर क्या कहता है? मैं देखता हूँ, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा जयप्रकाश नारायण। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर चलते। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 2002 ईस्वी में जारी किया गया था, ठीक है। आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, लाइक करते जाए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है?
पहला मानव विकास कार्यक्रम किसके निर्देशन में तैयार किया गया था मेरे प्यारे साथियों? ये होगा महबूब उल हक। महबूब उल हक के नेतृत्व में मानव विकास कार्यक्रम तैयार किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये 15 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक कार्ड किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? प्लास्टिक कार्ड डेबिट कार्ड को भी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को भी कहा जाता है। आप नहीं देखते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड प्लास्टिक टाइप का रहता है, इसलिए इसे प्लास्टिक कार्ड कहा जाता है। इसलिए इसका क्या आंसर होगा? 2, मतलब 1 और 3 दोनों। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष सदस्य क्या है, कौन होते हैं? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं ऐसा करता हूं इसका जवाब आप लोग सही सही कमेंट में करेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को भी देना चाहिए, जिससे पता चले आप लोग कितना वीडियो वॉच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से वॉच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए 17 नंबर पर। 17 नंबर क्या कहता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी मेरे प्यारे साथियों? देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 ईस्वी में। ठीक है, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, वो जो थी 1951 से 1951 टू 56, ठीक है, जो हेराल्ड डोमर पे आधारित था। ठीक है, और दूसरी जो था, ये दूसरी वाली ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 टू 61। ठीक है, इसके साथ एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 टू 1990। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। ठीक है, ये 2-4 पॉइंट नोट कर लीजिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पीड लगता है तो आप लोग सेटिंग में जाके स्लो कर लीजिए, जिनको स्लो लगता है वो स्पीड कर लीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस आयोग ने बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो था इसका नाम यहाँ गलत लिखा गया है, ब्रंडलैंड लिखा गया है, लेकिन ये होगा ब्रुंडलैंड। क्या होगा? ब्रुंडलैंड आयोग के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 नंबर पे। किसने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर होगा ब्राउन। किसने कहा था? ब्राउन ने कहा था। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड को अभी से आप लोग स्टार्ट कर दिए मेहनत करना, जिससे क्या होगा, आपको एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही अभी से सीरियस हो जाइए। ठीक है, अभी से सीरियस हो जाने से क्या होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, चलिए, और हमेशा एक बैठ के टेबल कुर्सी पे बैठिए या नीचे बैठ के हमेशा वीडियो देखिए, सो के नहीं देखिएगा, नहीं तो देखते देखते आप लोग सो जाइएगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, कभी भी देखिए, बैठ के देखिए वीडियो, और साथ में एक कलम एक कॉपी लेकर ही बैठिए, तब बात बनेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए 20 नंबर में क्या कहता है, चीन तथा क्यूबा देश में कौन सी एक समान अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों? मैंने पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, समाजवादी। ठीक है, इसका में किसके पास, देखिए समाजवादी में क्या होता है, इसका मालिकाना हक समाज मतलब सरकार के पास होता है। पूंजीवादी में क्या होता है, एक निजी व्यक्तियों के पास होता है। मिश्रित में क्या होता है, जिसमें, और मिश्रित में क्या होता है, ये एक निजी व्यक्ति तथा सरकार दोनों के हिस्सेदार है। आप नहीं देखते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण कर दिया, मतलब क्या हुआ, सरकारी संपत्ति को निजी व्यक्तियों के पास दे दिया, तो उसमें क्या होता है, निजी व्यक्तियों का भी हिस्सेदारी होता है और प्लस सरकार का भी हिस्सेदारी, इसे ही मिश्रित कहा जाता है। पूंजीवादी में केवल निजी व्यक्तियों का रहता है। जैसे कोई भी समूह ले लीजिए, टाटा वाटा कोई भी कंपनी ले लीजिए जो निजी हो। ठीक है, और समाजवादी में केवल सरकार के पास दायित्व रहता है। चलिए 21 नंबर पर चलते हैं। ये जो है चीन तथा क्यूबा, इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कौन सी है, समाजवादी है। ठीक है, आगे चलते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधियां हैं, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, डेयरी मतलब दूध के अथी, ठीक है, मत्स्य मछली पालन, कृषि ये तो होगा ही।
तो देखो 1 2 3 क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। चलिए ये हो गया, ये इससे पता चल गया है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर औद्योगिक, तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवा आते हैं। ये लोग आपको हम रिपीटेशन करवा रहे हैं, जिससे क्या होगा, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आप लोग एक बार से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 22 नंबर पर चलते हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, एक में है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व, दूसरे में है औद्योगिक विकास में, इसको हटा देता हूँ, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, तीसरा है वृहत एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जो आंसर लगे, क्योंकि मैं पहले ही बता क्लियर कर चुका हूँ, आप लोगों को जो आंसर लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, उससे पता चलेगा आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। 23 नंबर पाते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, सेवा क्षेत्र। कौन सी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र को क्या कहा है, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, द्वितीय को उद्योग। ठीक है, तो ये क्या होगा, तृतीय। ये जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम कृषि का मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, लेकिन अभी क्या है, तृतीय क्षेत्र का मतलब सेवा क्षेत्र। क्या होगा, सेवा क्षेत्र। दोनों देखने को मिलेगा, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपना थोड़ा सा योगदान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सही तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, ये होगा किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक है, ये क्या होगा, जीडीपी मतलब एक साल के अंतर्गत। ठीक है, एक साल के अंतर्गत मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 31 मार्च टू 1 जून होता है इसका टाइमिंग। उसमें देश में चाहे मोबाइल उत्पादित हो, चाहे कोई भी सामान उत्पादित हो, ठीक है, उसी वस्तु को क्या होता है, सेवाओं का मूल्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। 25 पर आते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, क्या होगा, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो इसका ही योगदान सबसे ज़्यादा था। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान कम था, लेकिन आजकल तृतीय क्षेत्र का योगदान मतलब सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हो गया है, प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलने से पहले कुछ हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वर्ष 1901 ईस्वी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 63.6। ठीक है, मतलब प्रतिशत का योगदान था, जो वर्ष 1947 में 58 पॉइंट समथिंग हो गया था, मतलब 58.7% हो गया था। साथ ही वर्ष 2007 में 22% हो गया था। आप देख रहे हैं 63% से घटते घटते कितना पा गया है, 22%। ठीक है, वही तृतीय क्षेत्र जो है 1901 ईस्वी में 23.7% था, लेकिन अब कितना हो गया, अब हो गया है 56%। कितना हो गया, 56%। यही जो था तृतीय क्षेत्र का आज़ादी के टाइम में कितना था, 27% था, लेकिन 2007 ईस्वी में कितना हो गया था, 56%। इसलिए हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है और सबसे योगदान कम प्राथमिक क्षेत्र का होता है। ठीक है, अगर यही पूछ दे, आज़ादी के समय पूछ दे, तो आप लोग बोलिएगा प्राथमिक क्षेत्र पहला स्थान पर। ठीक है, अर्थव्यवस्था में भारतीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, लेकिन यहाँ 2007 के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2007 के अनुसार, क्योंकि बिहार बोर्ड वही फॉलो करता है। ठीक है, आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न क्या है, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। देखिए
मैंने बोला था 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र कहा गया है, द्वितीय क्षेत्र जिसको उद्योग कहा गया है, तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसको कृषि के अंतर्गत। इसलिए हम कह सकते हैं इसका कितना आंसर होगा, उपयुक्त सभी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, यहाँ मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों का कहीं कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप लोग निसंकोच मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 27 नंबर पर आइए, किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया गया। देखिए कितना बैंकिंग वाला जैसे ही आए तो वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को। फिर मैं रिपीटेशन करवा देता हूँ, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो बैंकिंग, बीमा तीमा जितना भी होता है वो क्या होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। आप लोग को ये पता है एक छिपी हुई बेरोजगारी होती है और कृषि मतलब मौसमी बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि जो मतलब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य करना। ठीक है, बेरोजगारी एक तरफ समझ लीजिए। ठीक है, वो जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। आगे चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि 28 तक हो गया। अब 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है, और ये चैप्टर का लास्ट है, इसलिए आप लोगों को ये कंप्लीट हो गया एक चैप्टर। मैं आज शाम या कल सुबह तक इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर अपलोड करूँगा। आप लोग पार्ट बाय पार्ट देखिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। देखिए महा मैराथन जितना भी है एक देख लीजिए। बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसमें ये कहना चाहता हूँ, जितना भी मैराथन है, जो भी वीडियो है, आप लोग एक एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। तो 29 नंबर है, किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन पहली है रोजगार की शर्त। देखिए यहाँ क्या है, रोजगार की शर्त। दूसरा है आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप। तीसरा है उद्यमों का स्वामित्व। चौथा है कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। ठीक है, इसका क्या होगा, उद्यमों का स्वामित्व। क्या होगा, उद्यमों का स्वामित्व। चलिए फिर एक बार प्रश्न पढ़िए, किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसको उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करना है, देखते हैं कौन सा वीडियो देखना है। इसके बाद हमको क्या देखना है, देखिए इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप बिहार एसएससी 10+2 का तैयारी करते हैं तो ये तीनों सेट है, और मैं कोशिश करूँगा ये सेट, ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, उसको देख लीजिएगा। और ठीक है, ये सब देख लीजिएगा और इस पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, और साथ में जितना प्लेलिस्ट में जाकर जितना भी मैराथन सब है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। और पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टाटा, टेक केयर।